Good morning, everyone. Code of Criminal Procedure, Chapter 2, Constitution of Criminal Courts and Offences and Offices. सेक्शन 19 तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोगों को पढ़ना है धारा 20 कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सेक्शन 20 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। 20 का सब क्लॉज फर्स्ट क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट और प्रत्येक मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए उतने व्यक्तियों को जितने वह उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है और उनमें से किसी एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। यानी पहला क्लॉज क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट सभी जिलों के लिए और सभी प्रत्येक महानगर क्षेत्र यानी मेट्रोपॉलिटन एरियाज के लिए उतने व्यक्तियों को जितने वह उचित समझे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है और उनमें से किसी एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी। सब क्लॉज 2, स्टेट गवर्नमेंट किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की वे शक्तियां प्रदान की जाएंगी जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करेगी। सब क्लास 2 यह कहता है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगी और मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की जाएंगी। सब क्लॉज 3, जब कभी किसी जिला मजिस्ट्रेट के पद की रिक्ति के परिणाम स्वरूप जिला मजिस्ट्रेट का जो पद है, पोस्ट है, वो रिक्त है, उस अवस्था में कोई अधिकारी उस जिले के कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी रूप से उत्तरवर्ती होता है। जो ऐसा अधिकारी है राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने तक उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा जो कोर्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त किया गया है। थर्ड सब क्लॉज यह कहता है कि जब जिला मजिस्ट्रेट का पद जो है रिक्त पड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में कोई अधिकारी उस जिले के कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी रूप से उत्तरवर्ती होता है और ऐसा अधिकारी उस सरकार द्वारा आदेश दिए जाने तक उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसको इस संहिता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रदान किया गया है। सब क्लास 4 बात करता है स्टेट गवर्नमेंट आवश्यकता अनुसार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भार साधक बना सकती है और उसको भार साधन मुक्त कर सकती है और इस प्रकार किसी उपखंड का भार साधक बनाया गया मजिस्ट्रेट उसको क्या बोलेंगे, मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट बोला जाएगा। सब क्लास 4 बात करेगा राज्य सरकार आवश्यकता के अनुसार किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उपखंड का भार साधक बना सकती है और उसको भार साधन से मुक्त कर सकती है और इस प्रकार किसी उपखंड का भार साधक बनाया गया मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट कहलाएगा। तो ऐसे मजिस्ट्रेट को क्या बोलेंगे, उपखंड मजिस्ट्रेट बोलते हैं। 4 का बात करता है राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसे नियंत्रणों और निर्देशों के अधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे सब क्लास 4 के अधीन अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकती है। तो 4 का यह कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी साधारण या विशेष आदेश के द्वारा और ऐसे नियंत्रणों और निर्देशों के अधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे सब क्लास 4 के अंतर्गत अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकती है। सब क्लॉज 5, इस सेक्शन की कोई बात किसी विधि के अधीन महानगर क्षेत्र के संबंध में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की सब शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति पुलिस कमिश्नर को प्रदत्त करने से राज्य सरकार को प्रभावित नहीं करेगी। ठीक, ये जो सेक्शन है अगर किसी विधि के अधीन कोई नगर क्षेत्र है के संबंध में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो शक्तियां हैं या उनमें से कोई शक्ति पुलिस कमिश्नर को प्रदत्त करने से राज्य सरकार को प्रभावित नहीं किया जाएगा। तो धारा 20 का 2 क्या कहता है, 20 के 2 पे आते हैं। 20 के 2 के अधीन नियुक्त
अपर जिला मजिस्ट्रेट जिसे इस संहिता या किसी अन्य विधि के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति प्राप्त हो, जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी के नीचे का होगा। आया सदानंद त्रिपाठी वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य। सदानंद त्रिपाठी वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य, ये 1982 का केस था। इसमें यह हुआ कि इस केस में जो याची था, याची राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के सेक्शन 30 के अंतर्गत पारित आदेश के द्वारा निरुद्ध कर दिया गया था। यह आदेश जो है कार्यवाहक जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित किया गया था। नियमित जिला मजिस्ट्रेट ने उपार्जित छुट्टी ली थी और छुट्टी की अनुमति देते समय कमिश्नर साहब ने 19 मई 1981 को यह आदेश पारित किया था कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अवकाश के दौरान कार्य देखेंगे। याची ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका इस आधार पर प्रस्तुत कर दी थी कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उक्त आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं थे, यानी जो उनके द्वारा आदेश पारित किया गया था उसके लिए वो सक्षम नहीं थे। स्टेट गवर्नमेंट ने 4 सितंबर 1981 को एक आदेश पारित किया। क्या कहा कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 20 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट के कार्य के रूप में कार्यरत है। निरुद्धि का आदेश पारित करने के लिए सक्षम है। जो व्यक्ति आदेश पारित करने के लिए सक्षम ही नहीं है, उसके द्वारा पारित आदेश उसके भूतकालिक प्रभाव से जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त हो जाने से वैध नहीं हो जाता है। उनको पावर नहीं था, तब भी वो सक्षम अधिकारिता न होते हुए उन्होंने आदेश पारित कर दिया था, क्योंकि उनको पावर नहीं थी। सेक्शन 21 बात करता है विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट का, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसको देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए या किसी विशिष्ट कार्यों के पालन के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे उतनी अवधि के लिए जितना वह उचित समझे नियुक्त कर सकती है, और इस कोड के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त की जाने वाली शक्तियों में से ऐसी शक्तियां जिन्हें वह उचित समझे इन विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त कर दी जाएगी। तो राज्य सरकार जो है किसी विशेष क्षेत्र के लिए, किसी विशिष्ट कार्य के लिए, उसको पालन कराने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में होंगे उतनी अवधि के लिए जितनी राज्य सरकार समझे उसकी नियुक्ति की जा सकती है, और इस संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त की जाने वाली शक्तियों में से कोई शक्ति प्रदान कर दी जाएगी। किसको? विशेष महानगर मजिस्ट्रेट को। ठीक, राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सकती है। उनकी नियुक्ति विशेष क्षेत्रों या विशिष्ट कार्यों का पालन करने के लिए की जाती है। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट उनको जितनी अवधि व उचित समझे उतनी अवधि के लिए इस संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट का कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज मोहम्मद सलीम खान। इस केस में यह अवधारित किया गया था कि जब राज्य सरकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट को विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करती है तो वे भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट रहते हैं। वे कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के हकदार बने रहते हैं, इसलिए उन्हें संहिता की धारा 107 के अंतर्गत शक्ति प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं होता है। ठीक, सेक्शन 22 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता सब क्लॉज फर्स्ट कहता है राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकता है जिनके अंदर कार्यपालक मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे जो इस संहिता के अधीन उनमें निहित की जाए। सब क्लॉज 2 ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा उपबंधित है उनके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा। तो पूरे जिले में उनका जुरिडिक्शन होता है। जब एक मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर एक जिले से दूसरे जिले में कर दिया जाता है
तो पहले वाले जिले में मामले की विचारणा की उसकी जो अथॉरिटी है वह समाप्त हो जाती है। वह ऐसे मामलों में अपना कार्यभार सौंप देने के पश्चात कोई निर्णय नहीं दे सकता है। ऐसा कोई भी मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय से बाध्य होगा जिसके वह अधीनस्थ है। इसी कारण से विधि के किसी प्रश्न पर निर्णय देते हुए उसे उस बिंदु पर हाईकोर्ट द्वारा निष्पादित विधि को अभिनिश्चय करना अति आवश्यक होता है। तो 22 का सब क्लॉज फर्स्ट यह कहता है, स्टेट गवर्नमेंट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकता है जिनके अंदर कार्यपालक मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे जो इस संहिता के अधीन उसमें निहित कर दी जाएगी। ठीक। सेक्शन 23 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। सब क्लॉज फर्स्ट, अपर जिला मजिस्ट्रेटों से भिन्न सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। तो जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ कौन कौन होते हैं? अपर जिला मजिस्ट्रेट से भिन्न सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो हैं जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होते हैं। और प्रत्येक कार्यपालक, जितने भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे जो उपखंड में शक्ति कर रहे हैं, जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए खंड मजिस्ट्रेट के भी अधीनस्थ होंगे। सब क्लॉज 2, अपने अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के बारे में और अपर जिला मजिस्ट्रेट को कार्य के आवंटन के बारे में समय समय पर इस संहिता से संगत नियम बना सकते हैं, कोई विशेष आदेश दे सकते हैं। अब जो कार्यों का बंटवारा हो वो कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट महोदय। जिला मजिस्ट्रेट महोदय उनके जितने भी अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं उनके कार्यों के बंटवारा करेंगे, कार्यों के वितरण के संबंध में। और अपर जिला मजिस्ट्रेट को अगर कार्य का बंटवारा समय समय पर इस कोड के संगत नियम बना सकते हैं या कोई विशेष आदेश भी जारी कर सकते हैं। तो राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकती है और इस प्रकार नियुक्त कोई व्यक्ति संहिता या किसी अन्य विधि के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट की सभी या किन्हीं शक्तियों से संपन्न होता है। तो 23 बात करता है कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। तो अपर जिला मजिस्ट्रेट से डिफरेंट जितने भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं वो सभी जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होते हैं। सेक्शन 24 बात करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर लोक अभियोजक की। 24 का सब क्लॉज फर्स्ट, प्रत्येक हाईकोर्ट के लिए, ठीक, प्रत्येक हाईकोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उस हाईकोर्ट के पश्चात केंद्रीय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हाईकोर्ट में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करेगी और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या काम होता है? सेशन कोर्ट की जो सेशन ट्रायल होता है लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा किया जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील होता है जो कार्यवाही में राज्य का पक्ष रखता है। ठीक। तो सब क्लॉज फर्स्ट यही कहता है प्रत्येक हाईकोर्ट के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार उस हाईकोर्ट के पश्चात केंद्र या राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन करने के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है। तो लोक अभियोजक के अंतर्गत की जाती है। सब क्लॉज 2, केंद्रीय सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के संचालन के प्रयोजन के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है। सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि केंद्रीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट किसी जिले या किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले या किसी वर्ग से रिलेटेड मामला है उनके संचालन के प्रयोजन के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है। सब थर्ड, प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी।
और जिले एक या पर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाएगी। कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। तो प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति करेगी और जिले के लिए एक या अधिक अपर लोक अभियोजक की भी नियुक्ति की जाएगी। तो एक तो लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाएगी स्टेट के द्वारा और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति भी की जाती है। वो हाई कोर्ट में नियुक्त करेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है हाई कोर्ट से परामर्श करने के पश्चात। लेकिन जब प्रत्येक जिले में करेगा तो राज्य सरकार, जो स्टेट है, राज्य सरकार है, अपने प्रत्येक जिलों में एक लोक अभियोजक और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है। सब क्लास 4, जिला मजिस्ट्रेट सेशन जज के परामर्श के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को नामों का एक पैनल तैयार करेगा जिनकी राय में उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के योग्य हैं। तो जिला मजिस्ट्रेट महोदय जो हैं वो एक पैनल तैयार करेंगे सेशन जज से परामर्श करने के पश्चात। उनकी राय में पैनल में उन व्यक्तियों का नाम रहेगा जो कि लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के नियुक्त किए जाने के योग्य होते हैं। तो जिला मजिस्ट्रेट जो है एक पैनल तैयार करेंगे जो उसमें उन योग्य व्यक्तियों को पैनल में रखा जाएगा जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं या अपर लोक अभियोजक होने की योग्य। सब क्लास 5, कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम उपधारा 4 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में ना हो। तो 5वां यह कहता है कि कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक तब तक नहीं नियुक्त किया जाएगा जब तक कि उपधारा 4 में जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जो एक पैनल तैयार किया गया है उसमें अगर उनका नाम नहीं है। पैनल एक तैयार किया जाता है, उसी में से नियुक्ति की जाती है लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक की। वो पैनल है, लिस्ट जिसको बोलते हैं, वो जिला मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा तैयार की जाती है। अगर उस पैनल या लिस्ट में नाम नहीं है तो ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। उपधारा 6 यह कहता है, उपधारा 5 में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी राज्य में अभियोजन अधिकारियों का नियमित कैडर है वहां राज्य सरकार ऐसा कैडर गठित करने वाले व्यक्तियों में से ही लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। ठीक, अगर उस राज्य में अभियोजन अधिकारियों के लिए एक जो है रेगुलर कैडर है अगर, तो उसी कैडर में से ही लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाएगी, बाहर से नहीं किया जाएगा। सब क्लॉज 7, कोई व्यक्ति सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3 या सब क्लॉज 6 के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो। तो इसमें एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? एडवोकेसी का एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस का 7 साल तक कोई अधिवक्ता जो कि 7 साल तक लगातार उसने विधि व्यवसाय किया हो, प्रैक्टिस की, एडवोकेसी की हो, वही योग्य होता है लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक की नियुक्त होने के लिए। तो कौन व्यक्ति, जो पैनल तैयार होगा, पैनल में कौन व्यक्ति रहेंगे? जो 7 वर्ष या उससे अधिक से लगातार विधि व्यवसाय करते आ रहे हैं, वही व्यक्ति योग्य माने जाते हैं लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए। सब क्लॉज 8, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी मामले या किसी वर्ग के मामले के प्रयोजनों के लिए किसी अधिवक्ता को जो कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय करता रहा हो विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। तो विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का जो ग्राउंड्स है, जो योग्यता है, वो डिफरेंट है लोक अभियोजक से। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी मामले या किसी वर्ग का अगर विशेष मामला है तो उसमें अगर लोक अभियोजक किसी विशेष अभियोजक की नियुक्ति करनी है तो उसके लिए अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय का उसका अनुभव होना चाहिए। तो विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष तक
विधि व्यवसाय का अनुभव होना चाहिए, उसी व्यक्ति को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा। ठीक। लोक अभियोजक का क्या कार्य होता है? लोक अभियोजक जो है राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। जिस लोक अभियोजक के नाम से ही अभियोजन का प्रारंभ होता है। ठीक है। जब सेशन ट्रायल चल रहा है तो प्रोसीडिंग कौन स्टार्ट करेगा? लोक अभियोजक महोदय के द्वारा ही प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाती है। केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज ब्रजेश्वर सिंह। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राज्य के विधि अधिकारियों की नियुक्ति फेयर, रीजनेबल और विश्वसनीयता के साथ की जानी चाहिए ताकि न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। उनकी नियुक्ति में किसी प्रकार का भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर पक्षपात रहेगा तो भी अपना पक्षपात पूर्वक कार्य करेंगे। इसीलिए ऋजु और युक्तियुक्त पारदर्शिता और विश्वसनीयता के साथ उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। पीएन सन्नी वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। इस मामले में यह कहा गया कि राज्य सरकार प्रशासनिक आवश्यकता या वित्तीय बाध्यताओं के आधार पर पद को खाली नहीं रख सकते हैं। यानी स्टेट ये नहीं कह सकता है कि हमारे पास प्रशासनिक आवश्यकता की कमी है या वित्तीय बाधा है, जिस आधार पर पद को खाली नहीं रख सकते हैं। अभियोजक की नियुक्ति एक तरह की बाध्यकारी संवैधानिक आवश्यकता है जो इस संहिता के लिए अनिवार्य होती है। तो इसीलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर या जितने भी अपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उनकी नियुक्ति करना अति आवश्यक होता है। ठीक। सेक्शन 25 सहायक लोक अभियोजक 25 बात करता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की सहायक लोक अभियोजक। सब क्लॉज फर्स्ट, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट है सभी जिलों में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में जो अभियोजन का संचालन है उनके लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी। सब क्लॉज 2, कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्ति होने के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कोई अगर पुलिस अधिकारी है तो उसकी नियुक्ति सहायक लोक अभियोजक के लिए नहीं हो सकती। सब क्लॉज 3, जहां कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध नहीं है वहां जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भार साधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। तो अगर किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजन के लिए सहायक लोक अभियोजक अगर उपस्थित नहीं है या उपलब्ध नहीं है तो वहां पर जिला मजिस्ट्रेट जो है किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भार साधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। ठीक। लेकिन कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा। नंबर फर्स्ट क्या कंडीशन है? यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया है इसके बारे में अभियुक्त अभियोजित किया जा रहा है। नंबर 2, यदि वह निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है तो इस स्थिति में किसी पुलिस अधिकारी को भार साधक लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक। केस है केरल असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एसोसिएशन वर्सेज स्टेट ऑफ केरल। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सहायक लोक अभियोजक द्वारा लोक अभियोजक के समान अधिवार्षिक आयु का इस आधार पर क्लेम नहीं किया जा सकता है कि उनके कार्य की प्रकृति समान है। वस्तुतः लोक अभियोजक एवं सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति योग्यताएं एवं सेवा शर्तें गुणात्मक दृष्टि से भिन्न होती है। दोनों का जो है योग्यता क्या है? डिफरेंट होता है। इसीलिए सेक्शन 25A अभियोजन निदेशालय, राज्य सरकार एक अभियोजन निदेशालय स्थापित करेगी जिसमें एक अभियोजन निदेशक और उतने अभियोजन उप निदेशक होंगे जितने वह ठीक समझे। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है एक अभियोजन निदेशालय की स्थापना करेगी, उसमें एक अभियोजन निदेशक अपॉइंट करेगी और उतने अभियोजन उप निदेशक अपॉइंट करेगी जितने की राज्य सरकार उचित समझती है। सब क्लॉज 2, कोई व्यक्ति अभियोजन निदेशक या उप अभियोजन निदेशक के रूप में नियुक्ति पाने के लिए केवल तभी एलिजिबल होगा जब वह अधिवक्ता के रूप में, एडवोकेट के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय में रहा हो। ठीक।
और ऐसी नियुक्ति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से की जाएगी। तो इनकी नियुक्ति किसके सहमति से की जाएगी? जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। तो सब क्लास 2 एलिजिबिलिटी योग्यता की बात करता है कि अभियोजन निदेशक या उप अभियोजन निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति कब की जाएगी। तो नियुक्ति के लिए यह पात्रता है कि वह व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय में रहा हो। सब क्लॉज 3, अभियोजन निदेशालय का प्रधान अभियोजन निदेशक होगा, जो राज्य में गृह विभाग के प्रभाव के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत रहेगा। तो अभियोजन निदेशालय का जो चेयरमैन कौन होगा? अभियोजन निदेशक, जो राज्य में गृह विभाग जो होम मिनिस्ट्री है के प्रभाव के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत रहेगा। 4, प्रत्येक अभियोजन उप निदेशक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होता है। तो जितने भी अभियोजन उप निदेशक हैं वो किसके अधीनस्थ कार्य करेंगे? अभियोजन निदेशक के अंतर्गत कार्य करते हैं। फिर प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक जो स्टेट के द्वारा धारा 24 को उपधारा 1(8) के अधीन उच्च न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त किए जाएंगे, अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। तो जितने भी लोक अभियोजक हैं, अपर लोक अभियोजक हैं, विशेष लोक अभियोजक हैं, वो सभी जो है अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होते हैं। सब क्लॉज 7, अभियोजन निदेशक और अभियोजन उप निदेशकों की शक्तियां तथा कृत्य तथा वे क्षेत्र जिनके लिए प्रत्येक अभियोजन निदेशक नियुक्त किया जाएगा ऐसे होंगे जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जारी करेगी। तो अभियोजन निदेशक हैं या अभियोजन उप निदेशक को कौन सी शक्तियां मिलेगी, उनके क्या राइट्स रहेंगे, क्या ड्यूटीज रहेंगे, ये सब जो है राज्य सरकार जो है अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करेगी। सब क्लॉज 8, लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने में इस धारा के उपबंध राज्य के महाधिवक्ता को लागू नहीं होंगे। तो जो स्टेट के एडवोकेट जनरल होंगे, लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने में इस धारा के उपबंध राज्य के महाधिवक्ता को लागू नहीं होगा। ठीक। और जितने भी प्रत्येक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या कोई विशेष लोक अभियोजक हैं, तो वो सभी जो हैं अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ माने जाते हैं, अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे।